नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कल टैली के लेक्चर में मैंने आप सभी को टैली के बारे में फुल डिटेल में बताया था। टैली क्या है, टैली के कितने भाग होते हैं, टैली कहाँ यूज होती है, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ टैक्सों के बारे में या जीएसटी के बारे में बताऊंगा। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो टैक्सेस के ऊपर है, और टैक्सेस में जो सबसे मेन टैक्स आजकल हमारा चल रहा है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, आप सभी जानते हैं, वो है जीएसटी। तो आइए आज हम जानते हैं जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने टाइप का होता है, और जीएसटी कहाँ लगाया जाता है, किसके लिए ये कंपलसरी है, और किसको इसकी कोई भी नीड नहीं है, किसको जीएसटी नंबर लेना है, किसको जीएसटी नंबर नहीं लेना, और कितनी अमाउंट, कितनी सेल की सर्विस या टर्नओवर करने पर जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। जीएसटी का अकाउंट के स्टूडेंटों को, चाहे वो सीए कर रहे हैं, बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, जीएसटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, चलिए, तो सबसे पहला तो हमारा सवाल यही होता है कि जो जीएसटी है वो एक टैक्स है। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ टैक्सेस। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। टैक्स मेन रूप से मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और नंबर दो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं ये क्या होते हैं। साथियों, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर वो टैक्स होते हैं जो टैक्स सरकार यानी गवर्नमेंट जनता से स्वयं वसूल करती है। स्वयं से मतलब जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट खुद टैक्स देता है, यानी सरकार जो गवर्नमेंट है वो खुद जनता से या टैक्स देने वाले से टैक्स लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप सभी जानते ही हैं, आयकर जो होता है। आयकर जो आईटीआर वर्ड सुना होगा आपने, आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न, जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती है। तो वो आईटीआर का, इनकम टैक्स का मैं एक अलग से लेक्चर आप सभी को बना के दिखाऊंगा। उसमें भी मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स कितनी इनकम पर लगता है, कहाँ उस पर कैसे रिबेट मिलती है, तो वो आगे के लेक्चरों में आपको मिलेगा। अभी फिलहाल हम आगे बात करते हैं। तो इनकम टैक्स एक आयकर होता है जो सालाना यानी पूरे साल की इनकम पर लगता है। जो व्यक्ति पूरे साल में अर्न करता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई जॉब करने वाला हो, चाहे कोई कंपनी हो, तो उस पर लगता है। और ये टैक्स आप डायरेक्ट इनकम टैक्स गवर्नमेंट की, इंडिया की वेबसाइट है, उस पर जाके खुद भी जमा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर खुद जमा नहीं करते, किसी सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स के वकील, लॉयर से, या ज्यादातर सीए के द्वारा यानी चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा सभी अपनी आईटीआर भरवाते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कुछ भी करते हैं और हमें पूरी टैक्स की नॉलेज नहीं है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो ऑनलाइन करेक्शन में बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ज्यादा लालच ना करके 500-700 या 1000 रुपए तक में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाती है, जो सीए या फिर आप किसी लॉयर जो होते हैं, जो सेल टैक्स वगैरह की फाइलें बनाते हैं, उनके द्वारा भरवा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी तरफ से जाता है। चाहे आप खुद जमा कर लें या सीए से भरवाएं तो वो जमा कर देता है, वो आपसे पैसे ले लेता है। दूसरा आपका होता है हाउस टैक्स, जो कि सभी जानते हैं, नगर निगम का, म्यूनिसिपालिटी का जो भी टैक्स होता है हाउस टैक्स, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप खुद जाकर सीधा नगर निगम में इस टैक्स को जमा करते हैं। समझ गए साथियों। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी, आप जब कोई भी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान खरीदते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में टैक्स लगता है। नींव स्टाम्प पेपर वगैरह आप तो जानते हैं, स्टाम्प लगते हैं आपकी, लगभग 7% से 10% के करीब प्रॉपर्टी वैल्यू का आपको टैक्स देना होता है। और आपका ये जो टैक्स है वो डायरेक्ट आप खुद ही देते हैं। जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टाम्प पेपर खरीदते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट से खरीदते हैं, तो वहीं पर ये जमा हो जाता है आपका, जो कचहरी वगैरह में, कोर्ट में होता है। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष कर, जो टैक्स सरकार जनता से स्वयं वसूल ना करके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जनता से स्वयं वसूल नहीं करती सरकार, किसी और के द्वारा वसूल करती है, वे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं।
यानी देने वाला गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं देता, पहले उससे कोई और लेता है टैक्स को, और फिर वो जो टैक्स ले रहा है उस टैक्स को बाद में गवर्नमेंट को देता है। और ये सभी टैक्स वही टैक्स हैं जो आप सभी देते हैं। मैं बता रहा हूं अभी एग्जांपल के तौर पर, ये जैसे आपने जीएसटी सुना है, एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, तो ये सारे टैक्स हमारे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक्साइज ड्यूटी आपके सामने नया वर्ड आया होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर 80% लोग नहीं जानते एक्साइज ड्यूटी को, तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन शुल्क या उत्पादन कर। ये टैक्स सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है। आप सभी ने सुना होगा आबकारी विभाग, तो आबकारी विभाग ये वही पुलिस होती है, वही विभाग होता है जो जगह जगह छापे मारते हैं। जैसे आपने सुना होगा नकली शराब पकड़ी गई, नकली घी पकड़ा गया, नकली मिठाइयाँ पकड़ी गई। तो ये जो आपकी विभाग होता है ना, पूरा आबकारी विभाग है, बहुत बड़ा विभाग होता है, अलग अलग टीमें होती हैं, अलग अलग काम करती हैं, कोई टैक्स का, कोई छापे मारने का। तो कुल मिला के ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान देने की बात है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टैक्स आपका होता है। तो ये जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होता है, इसका जितनी भी रिवेन्यू इनकम होती है इस टैक्स से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। तो ये जो टैक्स है आपका वो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद आता है आपका सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर। सेल्स टैक्स मैंने लास्ट लेक्चर 1 में आप सभी को बताए थे, जो हमारा वैट था, सेट था, यूपीटीटी, यूपीएसटी थे। यानी कि माल बेचते समय जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, अपने कस्टमर से जो टैक्स लेता है, वो सेल्स टैक्स होते हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट है। अब एक्साइज ड्यूटी जो होती है ये तो लगती है आपकी जहां माल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि एक तरीके से फैक्ट्रियों पे जो माल को बनाते हैं वहां पर लगती है। और जैसे मान लो फैक्ट्री में कोई माल बनता है, अब वहां से कोई होलसेलर माल को खरीदता है, इकट्ठा पूरी गाड़ी खरीदी या होलसेल में बहुत ज्यादा माल खरीदता है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ये आगे जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, जैसे हम तुम्हें कंज्यूमर्स वगैरह, इन पर नहीं लगती। ये तो बस एक बार लग जाती है जब माल खरीदा जाता है शुरू में, यानी फैक्ट्री से कोई होलसेलर या डीलर माल खरीदता है उस पर लग जाती है। उसके बाद जितनी जगह भी माल बिकता है, जैसे मान लो होलसेलर से, फिर उसके बाद रिटेलर ने खरीदा, रिटेलर से आपका किसी शॉपकीपर ने खरीदा, शॉपकीपर से कंज्यूमर ने खरीदा, यानी हम तुमने खरीदा कस्टमर्स ने, तो बाद में जो रिटेलर या फिर आपके शॉपकीपर या कंज्यूमर है वहां एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। और एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा हैवी टैक्स होता है। ये टैक्स 5% से लेकर 5% क्या, कुछ चीजों पे 2% भी था, वे लेकर 200% तक भी ये टैक्स लगता था। अब आप कह रहे होंगे 200% इतना हैवी टैक्स कौन सा टैक्स है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। आजकल क्या डेली शुरू से ही ये जो हम पेट्रोल डीजल वगैरह खरीदते हैं, इस पे 19-20% के आसपास एक्साइज ड्यूटी लगती है। जितनी भी लीकर शराब होती हैं उन पर अलग अलग टाइप की जो लेकर होता है, अलग अलग परसेंटेज होती है, किसी पे 200%, किसी पे 50%, किसी पे 30%, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही होती है, कोई स्पोर्ट आइटम है किसी पे 16% है, किसी पे 15% है, तो हर चीज पे अलग अलग दर होती है दोस्तों, इसकी कोई एक दर नहीं होती, ठीक है ना। और ये जो जीएसटी लगने से पहले एक्साइज ड्यूटी हर प्रोडक्ट पे लगा करती थी जो भी मैन्युफैक्चर होते दिखते थे, लेकिन जब से जीएसटी लगा है तो एक्साइज ड्यूटी अलग से नहीं लगती, जीएसटी में ही इंक्लूड हो जाती है। उसके बारे में मैं अभी आपको आगे जीएसटी जो शुरू होगा उसमें बताने वाला हूँ। इससे अगली स्लाइड मेरी जीएसटी की है। आप सोच रहे होंगे जीएसटी नहीं पढ़ा रहे, ये और टैक्स बता रहे हैं। ये टैक्स भी आपको समझने जरूरी है, इन टैक्सों की भी अकाउंटिंग में आपको सभी की जानकारी होनी चाहिए, इनकी जरूरत भी पड़ती है। चलिए, तो सेल्स टैक्स समझ में आ गया आपका। सर्विस टैक्स आप सभी जानते हैं, कल बताया था लास्ट सेक्शन में मैंने कि जो सेवाओं पर होता है, जो बिना माल खरीदे बेचे आपके इनकम करते हैं, उन लोगों पर ये सर्विस टैक्स लगता है। तो ये जो टैक्स हैं ये इनडायरेक्ट कैसे हुए? अब देखिए, ऐसे हुए, मान के चलिए किसी शॉपकीपर ने, आपने किसी शॉपकीपर से माल खरीदा, मान लो किसी दुकान से, शोरूम से, मॉल से आप माल खरीद कर आए। मान लो एक आपने टीवी खरीदा कोई, ठीक है ना। अब मान लो आपने टीवी खरीदा, उसके प्राइस थे 20,000, 20,000 रुपए का टीवी था। अब उस पर 18% जीएसटी लिया, जैसे भी आप मॉल शोरूम से या जहां से भी खरीद रहे थे, तो 20,000 का 18%, 18 दूनी 36, लगभग 3,600 रुपए का जीएसटी लगेगा। तो उस टीवी के, उस टेलीविजन के या एलईडी के आपको
23,623,600 रुपीज देने होंगे। तो अब यहाँ ध्यान देना साथियों, आपने 20,000 रुपए तो दिए अपने टेलीविजन जो खरीदे थे, टीवी एलईडी उसके, और जो 3,600 रुपए का टैक्स था वो भी आपने दिया। तो ये 3,600 का टैक्स आपने किसे दिया? क्या आपने ये टैक्स गवर्नमेंट सरकार को दिया? वो शॉपकीपर क्या सरकार है, गवर्नमेंट है? नहीं, वो तो एक व्यापारी है, वेंडर से विक्रेता है। तो ये टैक्स आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये टैक्स आप पहले शॉपकीपर को दे रहे हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। लिखा है ना, जो टैक्स सरकार द्वारा जनता से स्वयं वसूल ना करके किसी और के द्वारा वसूले जाते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी होती है, फैक्ट्री जो माल को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, बाद में उससे जो डीलर या होलसेलर खरीदते हैं तो वो उनसे टैक्स लेती है। तो डीलर ने या होलसेलर ने जब फैक्ट्री से माल खरीदा तो फैक्ट्री का जो ओनर या जो भी जो माल बेच रहे हैं उनको टैक्स दिया, गवर्नमेंट को थोड़ी दिया। ठीक है ना? तो ये टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं इस तरीके से आपके। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी आगे चल शुरू होने वाला है, इसमें बताता हूँ डिटेल में। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। आगे नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी क्या है। अब आपका यहाँ से जीएसटी के बारे में दोस्त साथियों शुरू होता है। तो जीएसटी क्या है, व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी जो होता है वो एक अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो भी मैंने समझाया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पर आप देख लेना जिसे समझ में ना आया हो। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है। साथियों यहाँ ध्यान देने की बात यह है, वस्तुओं यानी कि कोई भी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कहाँ होते हैं? बिजनेस में यूज होते हैं, सेल परचेज जो होती है, माल खरीदा बेचा जाता है, यानी कि ये तो बिजनेस में लगता है ये। और सेवाएं यानी सर्विस, डॉक्टर, इंजीनियर या आपके ब्यूटी पार्लर हैं, टेलीफोन कंपनी जो बिना सेल परचेज के अर्निंग करती हैं, तो ये उन पर लगता है। यानी कि आपका व्यापार पर भी लगता है, बिजनेस पर भी लगता है और सर्विसेज पर भी लगता है। दोनों पर अब एक ही टैक्स लगता है। साथियों बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी आपसे पूछ सकता है जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? तो जीएसटी हमारे इंडिया में, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 नोट करके लिख लेना। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी को लगाया गया था। ठीक है ना? तो उससे पहले और टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह, तो वो लगा करते थे। तो वो उसमें उस समय क्या होता था कि जो माल हमारे खरीदते बेचते थे यानी व्यापारियों पर, ट्रेडर्स पर, तो वैट, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, सरचार्ज ये लगते थे जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताए थे। और जो सेवाएं थी, सर्विसेज थी, उन पर लगता था सर्विस टैक्स। लेकिन अब दोनों पे क्या लगता है? जीएसटी। तो एक तो मेन डिफरेंस ये हो गया, यानी व्यापार, सेवाओं सभी पर अब एक ही टैक्स हो चुका है, जीएसटी। दूसरा, जीएसटी एक एकीकृत कर है, यानी मर्ज ऑब्लिक कंबाइंड टैक्स है। अब आप सोचेंगे एकीकृत क्या होता है? साथियों एकीकृत से मतलब है बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक बनाया गया, मर्ज किया हुआ, कंबाइंड किया हुआ जो टैक्स या कोई भी चीज होती है उसे एकीकृत कहा जाता है। तो ये एक एकीकृत कर है जो बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके या मिलाकर एक टैक्स बनाया गया, जो पूरे भारतवर्ष के देश में टैक्स व्यवस्था को एक समान करने के उद्देश्य से लगाया गया था। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है जीएसटी भारत में ही पहली बार लगा है, और देशों में पहले से भी लगा हुआ है जीएसटी, भारत में काफी बाद में आया। अच्छा, तो यहाँ पर मेन बात ये है, अगर आपसे कोई ये पूछने लगता है कि जीएसटी लगाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों लगाया जीएसटी, क्यों इंप्लीमेंट किया इसको, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब जीएसटी नहीं लगता था यानी और टैक्स लगते थे, तो लगभग 19 तरीके, 19 टाइप्स के टैक्स गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे। यानी 19 तरीके से टैक्सों को वसूल किया जाता था। कुछ टैक्स मैं आपको सिखा चुका हूँ, भी एक्साइज ड्यूटी बताई थी, इसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में वैट बताया था, सरचार्ज बताया था, सीएसटी बताया था, सीएसटी अगेन फॉर्म टी बताया था, एंटी टैक्स होते हैं, 19 तरीके के टैक्स मान लीजिए आप होते थे। तो जो 19 तरीके के टैक्स होते थे, तो गवर्नमेंट पर जो टैक्स पहुंचता था वो 19 हाथों में, 19 डिपार्टमेंटों में होकर पहुंचता था। तो 19 जगहों पर उन पर नजर रखना, उनमें जो करप्शन होता है, टैक्स की चोरी, भ्रष्टाचार होता है, उस पर रोक लगाना बहुत ही टिपिकल काम था। ठीक है ना? तो टैक्स की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा लॉस होता था, टैक्स चोरी, नुकसान वगैरह होता था, और उसमें टेंशन ज्यादा थी। वही 19 जगहों पर ध्यान रखना है आपको।
तो एक तो मेन रीजन ये था कि अगर ये 19 टैक्सों को लेने के बजाय अकेला एक ही बना दिया जाए, उसी टैक्स को ले लें तो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एक तो सबसे मेन कारण ये था। और एक दूसरा सबसे मेन कारण जो जीएसटी का है, इस जीएसटी का स्लोगन क्या है, जीएसटी का नारा या स्लोगन ये है, वन नेशन वन टैक्स। ध्यान से सुनना, वन नेशन, नेशन यानी राष्ट्र या देश, पूरे देश में वन टैक्स, एक ही टैक्स हो जाए। अब साथियों जब जीएसटी नहीं लगा था तो क्या होता था, हर स्टेट को, हर राज्य को जो सेल्स टैक्स है वो लगाने की पावर होती थी, अपने हिसाब से वो टैक्स लगाया करते थे। मान के चलिए उत्तर प्रदेश में किसी प्रोडक्ट पर 5% वैट या सेल टैक्स लग रहा है, उसी प्रोडक्ट पर अगर हम दिल्ली में चले जाएं, मान लो 8% लग रहा है, बॉम्बे में 10% लग रहा है, हरियाणा में 3% लग रहा है, केरला में 2% लग रहा है। यानी हर जगह वो जो प्रोडक्ट होता था, हर राज्य में टैक्स उस पर अलग अलग लगते थे, जिसकी वजह से उनके प्राइस जो मूल्य हैं वो भी अलग अलग हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर चीज को स्टडी करके पूरे तथ्यों के साथ सामने रखता हूँ। अब आज के समय में किस चीज पर जीएसटी नहीं लगता आप बता दीजिए। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक तो लीकर शराब बताया था, एक पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम बताए थे। आप मुझे बता दीजिए क्या पेट्रोल के डीजल के रेट हर राज्य में एक समान हैं? नहीं है ना, हर राज्य में 2, 4, 5 रुपए का फर्क है। ये क्यों है? क्योंकि वहां अभी भी उन पर वैट लगता है, पुराना टैक्स, और वो हर स्टेट को पावर है अपने हिसाब से लगाने की। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा लगा रही है, कोई कम लगा रही है, इसीलिए वो सस्ता महंगा है। इसी तरीके से शराब क्या होता है आपका लीकर का, वो भी हर स्टेट में अलग अलग रेट में मिलती है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा थी। दुविधा क्या थी? एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो एक असमानता थी। भाई जब भारत देश में रहने वाले सभी नागरिक, सभी सिटीजन एक समान हैं, तो उनसे अलग अलग टैक्स क्यों लिया जा रहा है? यूपी का जो बंदा है वो आपको दे रहा है 5% टैक्स, और दिल्ली वाले से आप 8% ले रहे हो, केरला वाले से कुछ 2% ले रहे हो, बॉम्बे वाले से 12% ले रहे हो। क्या क्या तरीका है? तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस चीज को दूर करने के लिए कि सभी नागरिक एक समान हैं, तो सभी पर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए, जीएसटी को लाया गया, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। गवर्नमेंट को भी बेनिफिट था, उनके टैक्स चोरी, टैक्स का करप्शन रुकता, उनकी टेंशन कम होती, और दूसरी चीज जो सिटीजन्स हैं उन पर भी सब पर एक ही टैक्स लगता, तो वो जो असमानता थी आपकी वो भी खत्म हो गई। तो इसलिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। अब एक थोड़ा सा कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ कह दिया कि टैक्स व्यवस्था को एक समान लगाया गया, इसका मतलब हर चीज पे एक टैक्स है क्या? नहीं साथियों, एक समान से मतलब ये नहीं है कि मान लो 5% टैक्स लगा दिया और वो 5% ही हर चीज पर 5% लगेगा ना। इसका मतलब ये है एक प्रोडक्ट पर एक समान, हर प्रोडक्ट पर एक समान नहीं, एक प्रोडक्ट पर, एक वस्तु या सेवा पर एक समान होगा। अगर वो वस्तु या सेवा अलग है तो उस पर अलग टैक्स हो सकता है। तो उसमें जो हमारा टैक्स है, जैसे मान के चलिए कोई हमारा स्टेशनरी का प्रोडक्ट है, कॉपी किताब पेन वगैरह इंक, तो इन पर 12% टैक्स लगता है। मान के चलिए हमने यूपी में कोई भी पेपर्स वगैरह कुछ खरीदे, रजिस्टर्स खरीदे, उन पर 12% टैक्स है। तो आप भारत के किसी भी राज्य में जाके खरीद लेना, 12% ही होगा, चाहे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं पहुंच जाना आप किसी भी कोने पे, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो मैंने कोई लैपटॉप या एसी कुछ लग्जरी आइटम खरीदा, उस पर 28% जीएसटी है, तो आप चाहे यूपी में खरीद लें, चाहे भारत के जम्मू कश्मीर में जाके खरीद लें, या लास्ट कोने में कन्याकुमारी केरल में जाके खरीद लें, हर जगह टैक्स एक ही होगा, 28% ही लगेगा। एक प्रोडक्ट पर एक समान है यहाँ मतलब। मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इसके जीएसटी के बारे में बात। आपसे कोई पूछने लगता है इंटरव्यू में या कहीं भी तो आप उसे क्लियर कर देंगे। आगे चलते हैं साथियों। अब ये जीएसटी जो है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? तो साथियों जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है आपका जीएसटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो साथियों जीएसटी 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी।
इन तीनों की फुल फॉर्म में जीएसटी तो है ही, ये तो अभी मैंने बता दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे के जो लेटर हैं इनसे आप समझ सकते हैं। सी मीन सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि केंद्रीय सरकार को जाने वाला टैक्स। सेकंड होता है एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्य सरकार पे जाने वाला टैक्स। ये जिससे जितनी भी इनकम होती है सीजीएसटी से वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, और एसजीएसटी से जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है ना। थर्ड होता है आईजीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये आईजीएसटी जो लगता है टैक्स आपका, ये अंतरराज्यीय व्यापार पर लगता है, जब हम दूसरे स्टेट से माल खरीदते बेचते हैं या सर्विस दूसरे स्टेट से लेते देते हैं, ठीक है साथियों। अब ये लगते कैसे हैं, इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, क्या परसेंटेज होती है, ये मैं आपको आगे अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। लेकिन अभी क्योंकि जीएसटी के बारे में और भी थोड़ी सी नॉलेज देनी है, अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में खोल के बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो उसे अलग से बताएंगे परसेंटेज वगैरह इनकी कैसे कैसे कटते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, जीएसटी में किसे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, कौन आता है जीएसटी के दायरे में। वैसा नहीं है साथियों कि हर किसी को जीएसटी नंबर लेना जरूरी है या सरकार को जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होगी ना। क्या है फिर, देखिए नंबर 1, वर्ष में यानी पूरे साल में, 1 ईयर में अगर आप 20 लाख रुपए से अधिक की सेल या सप्लाई, सप्लाई से मतलब सर्विस एक तरीके से, या कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि व्यापार ही हो, सर्विस भी हो सकती है, इसलिए मैंने बिक्री और सप्लाई बताया है। तो अगर साल में 20 लाख रुपए से अधिक की आप सेल या सर्विस करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी में अपने व्यापार का या सर्विस जो भी सेंटर है आपका उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। 20 लाख से कम की आपकी सेल है या सर्विस है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, किसी दूसरे राज्य से बिक्री या सप्लाई होने पर, अगर आपका बिजनेस या सर्विस इस टाइप की है कि आप दूसरे राज्य से, अदर स्टेट से माल को खरीदते बेचते हैं या सप्लाई करते हैं, तो आपको जीएसटी कंपलसरी है लेना। चाहे 20 लाख से कम की सेल हो लेकिन आप दूसरे राज्य से माल खरीद बेच कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अपने राज्य में ही कर रहे हैं, लोकल में, तो जरूरी नहीं है 20 लाख से कम की अगर सेल है तो। क्लियर। थर्ड पॉइंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर होने पर। अब ये ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के द्वारा जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन वेबसाइट्स हैं हमारी, और भी बहुत सारी सैकड़ों हजारों वेबसाइटें हैं। मतलब होता क्या है इनमें कि आप घर बैठे बिठाए अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, घर पे कुरियर के द्वारा आ जाता है, वहीं आप हैंड टू हैंड कुरियर वाले को पैसे पकड़ा देते हो या ऑनलाइन अपने अकाउंट से भी कटवा सकते हैं। तो ये होता है ई कॉमर्स, जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको घर बैठे बिठाए सुविधा मिल रही है, इंटरनेट के माध्यम से सेल परचेज हो रही है, वो ई कॉमर्स है। अगर आपका ई कॉमर्स टाइप का बिजनेस है तो चाहे 20 लाख से कम की सेल हो, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। फोर्थ, टैक्सेबल बिक्री या सप्लाई होने पर, अगर आप किसी भी कस्टमर से गुड्स पर, माल पर टैक्स लगाकर ले रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। टैक्स लगने पर पक्का बिल माना जाता है, और जब आप टैक्स ले रहे हैं तो वो टैक्स लेकर आप अपने पास नहीं रख सकते। जैसे कोई शॉपकीपर माल बेच रहा है कस्टमर को और उस पर टैक्स लगा के ले रहा है तो उस टैक्स को अपने पास नहीं रख सकता। वो सारा टैक्स जितने भी कस्टमरों से लिया गया है पूरे महीने का मंथली इकट्ठा करके बाद में गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देना होता है, जिसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना कहते हैं। इसके बारे में भी आप आगे सीखेंगे। नेक्स्ट है टीडीएस काटे जाने पर। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन सोर्सेज। ये एक टाइप का इनकम टैक्स होता है, इसकी भी थ्योरी मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। इनकम टैक्स के बारे में जब समझाऊंगा तब मैं टीडीएस के बारे में बताऊंगा। यानी कोई कंपनी आपकी सैलरी पर, आपकी सर्विस पर अगर टीडीएस टैक्स काट रही है तो उस कंपनी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा करवाना, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, किसे जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे होंगे मेरा बिजनेस जीएसटी में आता है या नहीं आता, मैं लूं जीएसटी नंबर या नहीं लूं। तो लेने के लिए तो मैंने बता दिया किसको कंपलसरी है, जिसको नहीं है वो देखिए। नंबर 1, किसान यानी खेती पर। अगर आप कृषक हैं, फार्मर हैं, आप चाहे कितने ही हजारों बीघे आप खेती क्यों ना कर रहे हो, कितनी भी आपकी टर्नओवर क्यों ना हो, चाहे 1 करोड़ रुपए साल की खेती से क्यों ना कमा रहे हो, आपको जीएसटी नहीं देना। आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते। जो फार्मिंग होती है, कृषि खेती होती है, वो पूर्णतः जीएसटी से मुक्त है। जीएसटी से मुक्त का मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, जीएसटी का इनकम टैक्स भी नहीं लगता वैसे खेती पे।
कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो वो मैं इनकम टैक्स के चैप्टर में बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो होती हैं 1-8%। बाकी फिलहाल आप बस ये समझिए खेती बाड़ी पर ना तो जीएसटी लगता ना इनकम टैक्स लगता। सेकंड पॉइंट है, ऐसे माल या सेवा की सप्लाई या सेल होने पर जो पूर्णतः जीएसटी से मुक्त है। पूर्णतः का मतलब जो जीएसटी जिसका गवर्नमेंट लेती ही नहीं है, जो आपका टैक्स फ्री, एक तरीके से कहते हो टैक्स फ्री आइटम है। अब आप कहोगे ऐसा क्या आइटम है? ऐसे आइटम हैं जो एक आम जनता के जहन सहन से स्तर से जुड़े हुए हैं। जैसे दूध, मिल्क पर जीएसटी नहीं है। इसकी तरह से आपके एग्स होते हैं, अंडे, उन पर जीएसटी नहीं है। फल सब्जियां, जितनी भी तरीके की फल सब्जियां हैं उन पर जीएसटी नहीं है। तो आपका फल सब्जी का व्यापार है, दूध अंडे वगैरह का इस तरीके का काम है, तो उसमें आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि उन पर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट थर्ड आता है एडवोकेट व सीनियर एडवोकेट पर। अगर कोई वकील एडवोकेट वगैरह हैं तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगता, वे जीएसटी के दायरे में नहीं आते। नेक्स्ट फोर्थ है व्यक्तिगत प्रायोजित सेवा। व्यक्तिगत से मतलब है जब अकेला व्यक्ति ही कोई सेवा दे रहा हो तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मान के चलिए कोई अकेला कोई टीचर है और वो खुद स्टूडेंटों को, बैच को पढ़ा रहा है, 10, 50, 100 बच्चे पढ़ा रहा है, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो अकेले सर्विस दे रहा है। हाँ, अगर उसने पूरा कोचिंग सेटअप कर लिया है और उसने बहुत सारे टीचर रख रखे हैं, मैनेजर रख रखे हैं, ऑनलाइन सारी चीजें करा रहा है, तो वो जीएसटी के दायरे में आ सकता है प्राइवेटाइजेशन में। लेकिन वो भी कब? जब 20 लाख से ज्यादा की उसकी सालाना टर्नओवर हो, सालाना सर्विस 20 लाख से ज्यादा की फीस ले लेता हो, तब आएगा। तो साथियों सीधी सी बात है कि 20 लाख रुपए की टर्नओवर, कोई 50, 100, 200, यानी थोड़ा छोटा मोटा जिसका इस टाइप का सर्विस का काम है, उनकी तो होती भी नहीं है, तो इसलिए उन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको साथियों जीएसटी के बारे में बताया और कुछ टैक्सों के बारे में बताया, और इसके बाद इनकी जो कैलकुलेशन होती है किस टाइप से कैसे लगते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।